नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया असलम। प्रोग्राम में मेरे साथ समी इब्राहिम है और सईद काजी। नाजरीन, पेशावर में बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इससे मुल्लिका पाक फजाइया के एयरबेस पर हफ्ते की रात दहशतगर्दों ने जो हमला किया, 15 घंटों पर मुहित एक तवील ऑपरेशन के बाद हमारे सिक्योरिटी इदारों ने सूरत हाल पर काबू पा लिया है। इससे पहले भी दहशतगर्द कराची में मेहरान बेस, कामरा बेस, GHQ और दीगर हसास और आम शख्सियात को निशाना बना चुके हैं। हम तनसीबात को निशाना बना चुके हैं। अरबाब इख्तियार मुसलसल ये कहते रहे कि दहशतगर्दी की कमर टूट चुकी है, लेकिन पेशावर एयरबेस पर हमला इस बात की गमाजी करता है कि दहशतगर्द अभी भी पूरी तरह से फ़ाल है। बहुत से अहम सवालात में एक सवाल जो हम सब के जहन में उभरता है कि आखिर हम दहशतगर्दी की इस दलदल से कब निकलेंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। दूसरी जानिब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और MQM के दरमियान बढ़ती हुई महाजराई की। हफ्ते के रोज कराची समेत सिंध के कई शहरों में रैलियां निकाली गईं और कारोबारी मराकज बंद रहे। इलेक्शन के करीब आते दिन और सुप्रीम कोर्ट और MQM के दरमियान बढ़ती हुई महाजराई आप क्या समझते हैं, सूरत हाल को किस जानिब ले जाएगी, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और आज का जो हमारा सवाल है वो जुड़ा है दहशतगर्दी से। सवाल हमारा ये है कि तनसीबात पर हमले करने वाले दहशतगर्दों की जो पुष्ट पनाही है, आपके ख्याल में ये कौन कर रहा है, किन्हें इनकी हिमायत हासिल है? इस पर अपनी राय दीजिए। ईमेल करें या SMS या टेलीफोन कॉल के जरिए हमारे सवाल का जवाब दीजिए। और बहुत सी अहम खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए हमारे पास। सबसे पहले काजी साहब से पूछते हैं। जी काजी साहब। शाजिया, वीकेंड पे कुछ रैलीज हुई और हमने शोला बयानी देखी राजा परवेज अशरफ साहब की कसूर में, और एक जलसा PMLQ का हुआ दादू में। तो मगर कैसे इंतजामात थे, लोगों का रिस्पांस क्या था? अपने नुमाइंदों से भी बात करेंगे कि क्या क्या लोग आए और अगर आए तो किस तरह आए और उनका क्या एक बॉडी लैंग्वेज थी। मैं गौर कर रहा था, वीकेंड पे TV देख रहा था, टाइम मिल गया तो इस पे बात करेंगे। और साथ ही इसके साथ जुड़ी हुई खबर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी पंजाब की स्ट्रेटजी को सीरियसली रीथिंक कर रहे हैं और इसमें रोल दे रहे हैं जनाब साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो हमारे गिलानी साहब देखेंगे और उन्हीं को रिपोर्ट करेंगे। 2 सदूर जो होंगे पंजाब के पीपल्स पार्टी के, वो उन्हीं को करें। और साथ साथ इसमें जरदारी साहब ने भी जो है इस पर थोड़ा सा सरजनिश की है कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, 3 MPs छोड़ के गए हैं इन दिनों में, टोटल 9 हो गए हैं। तो ये जो डिफेक्शंस हो रही हैं इस पर वो पंजाब को अब शायद उन्हें ख्याल आई बिलीव इट इज़ लिटिल लेट, लेकिन फिर भी चलें, वो पंजाब की तरफ ध्यान तो दे रहे हैं। इस पर बात करेंगे। फिर शाजी एक वर्कशॉप हुई जिसमें CNG जो किट्स हैं और सिलेंडर्स हैं, इन 2011 में 2000 बंदे हलाक हुए इन फॉल्टी या जो सब स्टैंडर्ड जो ये सिलेंडर्स हैं। इसके बारे में वहाँ एक फिल्म भी दिखाएगी कि ये कैसे होना चाहिए और ये क्यों फटते हैं। और फिर इसमें ये भी क्योंकि 3.5 मिलियन गाड़ियों में लगे हुए हैं तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें जाननी चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे और वो बैठे होते हैं वहाँ पर, कि 5 साल बाद इस किट को दोबारा से आपको एनालाइज करवाना पड़ता है। और फिर जिस मटेरियल से वो बनी है, क्या वो वही मुनासिब मटेरियल है, वो उतना प्रेशर सह पाएगा जितना यानी दरकार है। तो इस पर बात करेंगे। और फिर आखिर में बात करेंगे रावलपिंडी में 3 डैम जो अप्रूव थे उन पर कंस्ट्रक्शन बंद हो गई है। हम जानते हैं और हम अपने प्रोग्राम में बारहा ये बात कर चुके हैं कि जब भी मौसम आता है इस तरह का तो पिंडी में पानी लोगों को नहीं मिलता। अब ये 3 डैम इसलिए बंद हो गए हैं वहाँ पे क्योंकि पैसे नहीं हैं और उनकी और वो नामुकम्मल ही रह गए हैं। और इससे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं आने वाले दिनों में? पानी की जब कमी होगी तो शहरियों को क्या तकालीफ होंगी और हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, इस पर बात करें। ठीक है जी सर। शाजिया, मेरी पहली खबर तो आपके सवाल से जुड़ी हुई है कि दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कौन कर रहा है। ओसामा बिन लादेन की यहाँ पर मौजूदगी के हवाले से जो एबटाबाद कमीशन बनाया गया था उसकी रिपोर्ट बताया जा रहा है कि तैयार हो गई है और अब वो पेश कर दी जाएगी। लेकिन इसमें ज़्यादातर इस पे फोकस किया गया है कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिकन ने आइडेंटिफाई कैसे किया, उस तक पहुँचे कैसे। लेकिन ये कमीशन इस सवाल के लिए बनाया गया था कि यहाँ पर ओसामा बिन लादेन की मदद कौन कर रहा था और किस तरह वो यहाँ छुपा रहा। गालबन इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में नहीं होगा। दूसरे कि उसको पकड़ा कैसे गया, या पंजाबी में जैसे कहते हैं ना, वो यानू फड़ाया कि उन्होंने देखो पहले, तो उस हवाले से ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और दूसरा शाजिया, हाफिजाबाद से मैंने खबर चुनी है, वहाँ पर एक BCom की स्टूडेंट है मारिया तौहीद, उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और अपने तालीम के अखराजात पूरे करने के लिए वहाँ शहर के चौक में एक टी स्टाल लगाया है। ख़बर इसलिए चुनी कि नौजवान जो हमारे हैं वो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, वो जो एक हमारे पाबंदियाँ सोशल थी उनको तोड़कर ख़वातीन ने भी अपना एक रोल बना लिया। इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर शायद ये ओकाड़ा से खबर आई है कि वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट मुकम्मल नाकाम हो गई है
और डकैतियों से अब जो काजी साहब जो जजेस हैं ना वो भी महफूज नहीं, और बड़ी डकैतियाँ जो हुई हैं गुज़श्ता दिनों में वो वहाँ पर जो जजेस कॉलोनी में रिहाइश पजीर जजेस हैं उनके यहाँ हुई हैं। तो अपने नुमाइंदे से बात करेंगे और देखेंगे कि ये लॉ इन्फोर्समेंट का कोलैप्स क्यों हुआ है। सही। और फिर एक खबर मैंने बरतानिया से चुनी है। हमारे यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट और एक झगड़ा चल रहा है एग्जेक्टिव के दरमियान, पार्लियामान के दरमियान, कि इख्तियार किसके पास होना चाहिए माली, क्या ऑडिट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट पीए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या नहीं। बरतानिया में भी वहाँ की सुप्रीम कोर्ट और एग्जेक्टिव के दरमियान यही मामला है। कल हाउस ऑफ लॉर्ड में इस मामले पर वोट होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे चीफ जस्टिस है यूके का, वो क्या कोई सेक्रेटरी को जवाब दे हो या चीफ जज को जवाब दे हो। लेकिन खबर इसलिए चुनी कि वहाँ पर ये डिबेट हो रही है, कल वोट भी होगा। किसी ने ये नहीं कहा कि इससे अदलिया की आज़ादी पर हरफ आ रहा है, मुल्क टूटने जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जो मामला जिस तरह से उड़ाया जाता है ऐसा लगता है कि शायद अब ये कोई आखिर आ गई है और मुल्क टूटने के करीब पहुंच गया है। इन मामलों पर आज बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, दो और अहम स्टोरीज हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। एक खबर ये तो है कि बुरेवाला में 60 साल से आबाद जो लोग हैं, 60 साल से मुकीम लोग हैं, उनके घरों को मिसमार किया जा रहा है। कोई उनकी दादरसी करने वाला नहीं है, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। बात करेंगे वहाँ पर भी हमारे नुमाइंदे से कि आखिर क्या वजूहात है जो इन लोगों के घरों को मिसमार किया जा रहा है। वहाँ पर दूसरी एक अहम खबर ये कि ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो एक डेलीगेशन है पाकिस्तान आया है कश्मीर से, यहाँ पर मीर वाइज उमर फारूक की क़यादत में। देखेंगे कि उनके इस दौरे की यहाँ पर अहमियत क्या है, इस पर भी हम समी साहब से राय लेंगे, बात करेंगे इन खबरों पर। सबसे पहले आज हमने बात करनी है पेशावर के बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो हमला हुआ, 2 दिन तक ये कार्रवाई जारी रही। आखिरकार हमारे सिक्योरिटी इदारों को इसमें कामयाबी मिली, दहशतगर्द इसमें मारे। लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठता है कि आखिर कब हम इस दहशतगर्दी जो दलदल है इससे निकलेंगे, इस जंग से निकलेंगे। और सवाल जो हमारा आज आपसे है कि कौन इनकी जो है वो पुष्पनाई करेगा। ऐसा मैं आपसे ही आज सवाल करती हूँ कि मुल्की तनसीबात पर जो हमले करने वाले दहशतगर्द हैं, इनकी पुष्पनाही कौन कर रहा है? देखें, इतना ब्लैक एंड वाइट में तो क्या कहें, मगर 2-3 बातें हैं जिनकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ। मसलन कल जब एक दहशतगर्द जो पकड़ा गया तो उसकी पुश्त पे एक टैटू था, और जब कल मियां इफ्तिखार साहब इस बारे में ब्रीफिंग दे रहे थे कौम को, तो उन्होंने भी एक खफीफ से अंदाज में कहा कि जी कुछ बाहर के लोग भी शामिल हैं। शायद ये मैं नहीं समझता कि ये मिलिटेंसी जिस तरीके से इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इसे मज़हब से या उनसे जोड़ने की कोशिश करती है, ये काले धन से जुड़ी हुई है और अल्टीमेटली ये वेस्ट से ही जुड़ी हुई है। पहली बात तो ये, आप पुष्टपनाही की बात करते हैं, पहले तो ये देखें इनकी तख्लीक किसने की थी। तख्लीक खुद अहले मगरब ने की थी। उसामा बिन लादेन की तख्लीक करने वाले कौन थे? अमेरिका बहादुर खुद थे। तो ये जितने जन्म के जो रिश्ते होते हैं, वो जितनी भी नाराज़गी हो जाए उनमें इतनी दूरियां नहीं आती। तो ये एक बेसिकली टूल है, टेररिज्म एक टूल बन गया है स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे अपनी फौज फैलाने के लिए। अगर तालिबान इतनी बुरी चीज है तो आज पेरिस में बैठ के खुशगपियां क्यों कर रहा है अमेरिका बहादुर उनके साथ? अगर ये इतने ही गलत लोग हैं तो इनसे बैठ के मामला क्यों किया जा रहा है? तो मैं ये समझता हूं कि ये एक खासा सेकुलर इशू है, ये यहाँ पे कब्जे की लड़ाई है और इसमें इसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और मैं नहीं समझता कि ये जो हरकतें कर रहे हैं ये कोई भी मजहब इसकी इजाजत देता है। सब कल तहरीक तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की, लेकिन जब टैटू का एक मसला सामने आ रहा है, इस्लाम तो इस चीज की इजाजत नहीं देता, ना आप नमाज पढ़ सकते हैं इस तरह के शैतानी टैटूज आपको बना पर, फिर वो किस तरह के इस्लाम की नफाज की बात करते हैं? क्या फिर हम ये कहें कि उनका ताल्लुक तहरीक तालिबान से था या नहीं? अच्छा, इसमें क्योंकि अब सारी क्या सराई हैं, वो जो जिसके ऊपर टैटू था वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया और जिन लोगों ने उसको भेजा था वहाँ तक हमारी एक्सेस नहीं है। टैटू का जो मुझे एक जस्टिफिकेशन ये समझ में आ रही है कि बहुत सारे लोग कोई जब पैदा होते हैं तो वो मुसलमान नहीं होते, लेकिन उनको आप वो एक मगरबी अंदाज में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ज़िंदगी के किसी हिस्से में जाके वो मुसलमान हो जाते हैं। बास टैटूज ऐसे हैं अगर आप उन्हें अपनी बॉडी पर बनवा लेना तो वो इतने परमानेंट होते हैं कि आप उनको रिमूव नहीं करवा सकते। तो मैं ये देख रहा था तो मुझे ये समझ में आई कि गालबन ये जो नौजवान था ये पहले मुसलमान नहीं था, लेकिन फिर बाद में किसी तबलीग के नतीजे में या किसी काउंसलिंग के नतीजे में ये मुसलमान हुआ। लेकिन सवाल फिर ये कि कैसा मुसलमान हुआ ये? अब ये तो उन लोगों से पूछे जो जिन लोगों ने उनको मुसलमान किया। काजी साहब कहते हैं कि इसका मजहब से कोई ताल्लुक जुड़ा नहीं हुआ।
मेरा ख्याल ये है कि ये मज़हब के नाम पर एक जुनूनियत है, और जो लोग इनको भेज रहे हैं, मरने मारने के लिए तैयार कर रहे हैं, वो उनको आमादा मजहब के नाम पर ही करते हैं। उसके पीछे मकासद शायद काले धन के होंगे, शायद बड़ी ताकतों के होंगे, लेकिन बज़ाहिर जो लोग आकर ये सारी वारदातें कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिनको मजहब के नाम पर इस बात के लिए तैयार किया गया। वो लोग हैं जो पाकिस्तान में अमन नहीं देखना। अच्छा, अब एक बात तो ये तय हो गई कल के कम से कम जो एक बैरूनी हाथ है वो इसमें मौजूद है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये उज़्बेक नेशनलिटी थी। तो ये कहीं कबायली इलाके में बहुत सारे उज़्बेक आबाद हैं, अरब आबाद हैं, तो वहाँ से इनकी वो नर्सरी और एक क्या सराही है ये कि वहीं से इनको ट्रेंड करके वहाँ पर भेजा और वो सारा उन्होंने काम किया। अब सवाल ये है कि इनसे हैंडल कैसे किया जाए। बार बार हम ये इस प्रोग्राम में कह चुके हैं कि जो लोग सियासी तौर पर सारे इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के मुखालिफ हैं, उनसे तो आप गुफ्तगू करें और उनको आप लें, लेकिन जो बहुत सारा क्रिमिनल एलिमेंट शामिल हो गया इसमें, उनके खिलाफ तो शायद आपको एक्शन ही करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। और कल आसिम बाजवा साहब ने इस बात का इंदिया भी दिया है कि जो ये लोग इस तरह से जहां से बन के आ रहे हैं, जो सेफ हेवन्स हैं इन दहशतगर्दों की, उनके खिलाफ यकीनन जो है ना वो कार्रवाई करनी पड़ेगी, भले महदूद पैमाने पर करनी पड़े। लेकिन जो लोग ला को अपने हाथ में लेके आके बम से हमला करते हैं, मारते हैं लोगों को, उनसे आप क्या बात करेंगे? उनसे तो आपको उनको तो आपने हैंडल करना इसी तरीके से। हाँ, जो बहुत सारे दूसरे ग्रुप्स हैं जो इस चीज को छोड़कर मज़ाकरात के जरिए उसमें आना चाहते हैं, उनसे आपको डायलॉग करना। देखिए, अब ये कैसे डिस्टिंक्शन आप करेंगे? जिन लोगों को पाकिस्तान ने छोड़ा वो नेक हो गए थे रातों रात बैठे हुए। एक दिन यही तालिबान, एक दिन उसामा बिन लादेन नेक है, अगले दिन क्रिमिनल है। देखिए ना बात, अब जब अमेरिका के पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स चेंज होते हैं तो लोगों के कैरेक्टर बदल देता है। वो मुजाहिदीन और जो जिहादी है उसके बाद वो टेररिस्ट बन जाता है, क्योंकि वहां वो बैठ के उनका टेररिज्म का मसला नहीं है। उनका मसला ये है कि उनकी जो मल्टीनेशनल जहां पे जो दिहाड़ियां लगा रही हैं, वो यहाँ उनका मसला ये है कि पैसिफिक रिंग में चाइना और उनकी लड़ाई में किसकी डोमिनेंस होगी। तो दुनिया की वसाइल पर कब्जे का एक टूल है दहशतगर्दी, वेस्ट ने जो इस्तेमाल किया और आज भी कर रहा है। हर जगह उसने फौज, मैं यही तो कह रहा हूं कि आज वो फंस गए हैं इस दलदल में और निकलना चाहते हैं, तो वही तालिबान बड़े अच्छे हो जाएंगे अगर उनसे टर्म्स में आ जाते हैं। वही तालिबान बहुत बुरे थे जब उन्होंने अंदर आके यहाँ पे हमला करना था। तो ये जो डिसीन हो रहे हैं ना टेररिज्म के हवाले से, वो उनकी अपनी पॉलिसी के, पहले उनकी पॉलिसी कोल्ड वार में अमेरिका को शिकस्त देनी थी, तो ये बहुत अच्छे लोग थे, लिहाजा इस्तेमाल की तमाम रुजती ताकतें, तमाम जो रुजत पसंदी थी, जो सदियों का मलबा था, उसको इस्तेमाल किया गया सोवियत यूनियन के खिलाफ। आप जब वो खुद आप देखें और बात सुन, आप जब भी आप किसी रिएक्शन को स्पॉन्सर करते हैं ना किसी अपने मकसद के लिए, तो वो आपको स्ट्राइक करता है। जब मार्शल लॉ लगते हैं तो ऐसी तंजीमें और पॉलिटिकल पार्टियां वो बनवाते हैं जो वक्ती तौर पर उनका काम कर देती हैं, फिर उन्हीं को स्ट्राइक करती हैं। यही हो रहा है वेस्ट के साथ कि इन्होंने ये सारे, अब फ्रैंकनस्टाइन बन गया इनके लिए, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा नहीं, लेकिन इसमें अब ये बम से ठीक तो अपनी पॉलिसी, अपनी तरजीहात, हमने कब अपनी पॉलिसी जियाउल हक ने अपनी तरजीहात से बनाई, जरदारी साहब अपनी तरजीहात से पॉलिसी बनाते हैं यहाँ पे, इससे पहले हमारे हुक्मरान अपनी तरजीहात से पॉलिसी। नहीं तो अब आगे क्या करें फिर? छोड़ दें फिर? अभी भी उन्हीं की तरजीहात बनाए फिर? तो अभी भी बना रहे हैं आप, तो उसको रोकना होगा। डिफाई किया आपने अमेरिका को, उसको रोकना होगा। आप तो हमले नहीं रोक सके समी साहब ड्रोन के, आप तो ये नहीं कह सके कि हमारी सरजमीन पे इस तरह हमें करने दो, हम कर लेंगे। हाँ, आप क्या पॉलिसी अपनी बनाएंगे? बात यह है कि पहले तो हम ये ठीक है, आप कहते हैं फिर उनके हाथ दे देते हैं जो वो करें। आपने दे रखा है हुजूर, देखें नहीं आपने दे रखा है, आपने आज तक इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी नहीं बनाई और इस पे कोई दो ऐसे धड़े नहीं है जो आपस में इत्तेफाक न करते हो। आपको वो कहते हैं ये दहशतगर्द है, आप कहते हैं दहशतगर्द है, वो कहते हैं ये मुजाहिदीन है, आप कहते हैं ये मुजाहिदीन। ऑपरेशन की बात करें तो दोबारा बीच में आ जाती है। देखिए, अब ये बात इनकी एक हद तक सही है कि माजी में अमेरिका की जो पॉलिसी है उसको मिन्नो-मन उस पर अमल किया गया, लेकिन शाजिया गुज़श्ता 1-2 सालों में हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने रेजिस्ट किया, नेटो की सप्लाई भी बंद की गई, फिर उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें की गई। जाहिर है हमारा हुजम कमज़ोर है, हम इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन हमने उनको रेजिस्टेंस दी और बहुत सारी बातों उनसे मनवाई। अभी तक नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन हमने नहीं किया, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा है कि अगर आपका पेशावर महफूज नहीं है, कल अगर आपका इस्लामाबाद महफूज नहीं रहेगा तो आप उनसे कैसे हैंडल करेंगे? ये मामला सारा अमेरिका का नहीं है, कुछ मामला इसका हमारा भी है। इस तरह का हिसाब ऐसे जोड़ दिया जाए कि इस तरह के हमले इस बात के लिए प्रेशराइज करना है कि शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन किया जाए। देखिए, शुमाली वजीरिस्तान के लिए हमने ऑपरेशन नहीं किया और जो रियासत के जिन धड़ों ने उसकी रेजिस्टेंस की है वो भी हम जानते हैं, फिर किसी दिन तफसील में चले जाएंगे। बात ये है, आपका ये जो है ये सबसे वल्नरेबल तस्नीबात पे से इसको कहा जा रहा है, क्योंकि इसको सिविल एविएशन भी इस्तेमाल करती है और हम पैसे जब वार एंड टेरर और फजूल और ये खा पी के तौकीर सादगों पर खर्च करेंगे और अपनी इन तनसीबात को सिक्योर नहीं करेंगे। अब इसको सिविल एविएशन भी इस्तेमाल करती है,
इसको जो है हमारी PF भी इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो लिहाजा ये वल्नरेबल जगह है। तो हम देखें सिक्योरिटी में क्या होता है, आप एक प्लानिंग करते हैं, आप अपने इस तरह की असास मकामात को कहीं मुंतकिल करते हैं, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। पैसे तो लेके एक बंदा भाग रहा है, सारी रियासत उसके पीछे लगी हुई है, उसको पकड़ नहीं सकती। तो ये तरजीहात का मामला है, प्लानिंग का मामला है, आप ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ये इशू है। ये बात हमेशा मैं करता रहता हूं और पहले भी प्रोग्राम में कि ये सिर्फ विल का मामला नहीं है, यहां पर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर आप एक बाकायदा सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप बना लेंगे तो फिर उसके बाद ये होगा कि मुस्तकिल एक SOP होगा और हर चीज सिक्योर होगी। अब रिसोर्सेज $500 बिलियन आप कहते हैं, $300 बिलियन स्विस बैंकों में लोगों ने लूट के रखी हुई और आप कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। रियासत को आपने पॉपुलराइज कर दिया है, इसको प्लंडर किया है इस तरीके से। समी साहब, प्लंडर किया गया है। दुख की जो बात है कि रियासत के एक आदमी रियासत से ज्यादा अमीर और ऐसे 500 आदमी निकल आएंगे और उनमें से मोस्टली नाजायज हैं। इस मुल्क के कानून को वायोलेट, टैक्स को जो है वो इवेजन करके पैसे बनाए गए हैं। मैं आपको नहीं कहता, ये तो एक लंबी कहानी है ना कि वो पैसे वापस आएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जो बजट आपके पास है ना, उसमें भी इन इदारों के लिए जो रिसोर्सेज देने चाहिए, जो आपके पास बजट है उसमें से 1200 बिलियन जो है आप वो कर्जे पे वापस कर देते हैं, 500-600 उधर चला जाता है। उसके बाद पता चलता है कि रियासत के लिए कुछ करने के पास है ही नहीं। और ये जो है 3-3, 4-4 करोड़ की एक गाड़ी पे बैठे होते हैं। ये कैसा गरीब मुल्क है जिसकी सड़क टूटी हुई है और 5 करोड़ की गाड़ी ऊपर चल रही है। और वो कौन सा कारोबार वो कर रहे हैं कि वो कारोबार रियासत तो नहीं कर सकती, वो आम आदमी तो नहीं कर सकता जो रात दिन स्वेट एंड ब्लड से रोटी कमा रहा है। और ये ऊपर से 6 करोड़ की गाड़ी जा रही है और ये बीच में नेक और परहेजगार लोग बैठे हुए हैं। और रियासत के पास ना यहाँ पे तनसीबात को सिक्योर करने के पैसे हैं, ना यहाँ पे कोई रोजगार हो रहा है। ये अभी आज हमने खबर नहीं उठाई कि गैस बंद है, सारी लोग जो है बेरोजगार। तो ये मामला जो हो रहा है ना, बात यह है कि ये नाअहली है उन लोगों की जो इनको मैनेज करना है। इनका तारीखी फरीजा है ये काम कर रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे, सीधी बात। लेकिन अब हमें रास्ता तो ढूंढना है ना इससे निकलने का। ना इनके पास वसाइल हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर जिन लोगों ने ये सारा यहां पर कारखाना चला रखा है बदअमनी का, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो उसको कह दिया जाता है कि ये अमेरिकी एजेंडा है। तो दोनों तरफ से ना रिसोर्सेज हैं, ना उनके खिलाफ कार्रवाई करने दी जाती है। अभी आपने सारी गुफ्तगू सुन ली, वो अमेरिका का एजेंडा है। अगर जिन लोगों ने हमला किया ये है कि तालिबान आपने छोड़ दिए, नहीं छोड़े तालिबान आपने। देखिए अमेरिका का एजेंडा, रेमंड डेविस ने दिन दहाड़े बंदे को मारा और यहां बैठ के हम जस्टिफाई करते रहे, उसको वापस कर दिया। भाई कौन सा हमने अमेरिका का मुखालफत की? अब अगर किसी को पकड़ने की कोशिश करें तो कहते हैं ये अमेरिका का एजेंडा। ये मुझे बताएं, उसामा बिन लादेन अमेरिका की तख्लीक थी या नहीं थी? ये सारी टेररिस्ट आउटफिट जो है इसको किसने पैसे दिए और हमारी एजेंसियां साथ शामिल थी? आप इसे क्यों, आप अपने जन्म से और अपने आगाज से क्यों नजर चलाते हैं? और आज भी वही है, और आज भी वही है। बहरहाल हमें अपने आने वाले कल को देखना है, हमें अपनी प्रायोरिटीज देखनी है, हमें अपनी तरजीहात देखनी है ताकि दहशतगर्दी के इस दलदल से, इस जंग से हम निकल सके। मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे MQM और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान बढ़ती हुई महाजराई की। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हारूनाबाद से कॉलर हैं जहां ज़ईब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मोहतरम काजी साहब और समी साहब, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हेलो जी बोलिए। जी आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि लाहौर के और करप्शन के मसाइल पे तो आप काफी रोशनी डालते हैं, लेकिन ये जो हमारे पसमानदा इलाके हैं इनके बारे में भी खुसूसी प्रोग्राम कीजिए ताकि साहिब इख्तिदार जो लोग हैं उन्हें पता चल सके भी हम लोगों के क्या मसाइल हैं और हम किन मुसीबतों से गुजर रहे हैं। 6 साल हो गए हमारे डिस्ट्रिक्ट की सड़क है हारूनाबाद से बहावलनगर, 3 दफा बजट आया है और साहिब इख्तिदार लोग उसको वापस ले जाते हैं। वहाँ पे खड्डे पड़े हुए हैं, इतने बुरे हालात हैं कि आप लोग वहाँ का सफर जो 30 मील का 1 घंटे की बजाय 2-2 घंटे में होता है। तो बराए मेहरबानी जो पसमानदा इलाके हैं इन पे कोई स्पेशल प्रोग्राम करें ताकि साहिब इख्तिदार लोगों को पता चल सके कि लोग किन मसाइल का शिकार हैं। बहुत शुक्रिया जहां आपका। फैसलाबाद से एक और कॉलर है तनवीर। हेलो जी वालेकुम सलाम। बात तो मैंने दहशतगर्दी पर करनी थी, लेकिन अब समी इब्राहिम से एक सवाल है, काजी साहब इससे पूरी तरह जवाब ले दें। ये कभी कभी बहुत अच्छी बातें कर जाते हैं समी इब्राहिम साहब। अच्छा, सवाल ये था समी इब्राहिम साहब, आपने बरतानिया की पार्लियामेंट का आपने एक वाकया बताया कि वो जज से पूछेगी,
वो बरतानिया में जाली डिग्री वाले भी पार्लियामेंट में बैठते हैं, बरतानिया में हज करप्शन भी होती है, बरतानिया में NCL भी लूटते हैं, बरतानिया में PIA भी लूटता है, बरतानिया में जो जाली वोट लेकर आगे वाले भी बैठते हैं पार्लियामेंट में, वो जवाब देते हैं। वो एक मुआशरा है। यहाँ पर तो मखालफत बराए मखालफत है। समी इब्राहिम साहब, आप समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को क्यों बुला रहे हैं कि आप हमारी करप्शन पकड़ेंगे तो हम भी किसी कोने से कोई पॉइंट उठाकर लेकर आएंगे, हम भी आपसे जवाब तलबी करेंगे। ये जरा सईद काजी साहब, आप, मैं अपना मौका आपके हाथ में देता हूँ। मैं ये समी इब्राहिम से ये बात मुकम्मल पूछ कर देना जरा, नहीं, शुक्रिया। बाकी तो मुझे पता नहीं, मगर हज करप्शन वहाँ बरतानिया में नहीं होती क्योंकि हज मिनिस्ट्री नहीं है वहाँ पर, तो इसलिए शायद वहाँ करप्शन नहीं होती। NICL स्कैंडल खुलते हैं वहाँ पर। लेकिन बहरहाल इस हद तक तो बात उनकी ठीक है कि भाई वहाँ जाली डिग्रियों वाले जो हैं वो पार्लियामेंट में नहीं आके बैठते हैं। थोड़ा सा क्योंकि उनका निज़ाम, उनकी इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट की जो कारकर्दगी है वो बहुत ज़्यादा काबिल तहसीन नहीं है, और उसमें ऐसे अरकान भी मौजूद हैं जिन पर बड़े इल्ज़ामात भी हैं, वो गालबन एजुकेटेड भी नहीं होंगे। लेकिन ये एक सिस्टम की क्योंकि बात हो रही है, बरतानिया में भी जब ये खबर मैं आगे डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा, ये वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स में नहीं जा रहा, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जा रहा है, जिनको वो नॉमिनेट करते हैं, वो कोई इलेक्टेड लोग नहीं होते। लेकिन बहरहाल ये मैं इसका पूरा तफसील से इस पर जवाब दूंगा। पहले मैं वो जो हम इशू दहशतगर्दी वाला कर रहे थे ना, उससे क्योंकि एक मेरी खबर भी जुड़ी हुई थी, और मैं काजी साहब ने ये बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई कि उसामा बिन लादेन को, इन तमाम लोगों को अमेरिका नहीं बनाया, लेकिन सिर्फ उस पर यह कहना चाह रहा था कि उनको मारा भी अमेरिका नहीं है। उसामा बिन लादेन को मारने के लिए जो एबटाबाद में ऑपरेशन हुआ ना, वो अमेरिका ने ही किया। जब काम हो गया तो मार दिया। अच्छा, अब मैं अगली बात करने के लिए आता हूँ कि इसमें हमारा क्या रोल है। जैसे इन्होंने बात पॉइंट आउट की, एक जब पाकिस्तान में ऑपरेशन हुआ तो सोवरेनिटी की बात हुई, डेफिनेटली अमेरिका को ये इख्तियार तो नहीं था कि वो आके इस तरह से ऑपरेशन करते, तो कमीशन बनाया गया एबटाबाद कि जनाब ये तहकीक करेगा कि ये कैसे हुआ सारा वाकया। तो लोगों के जहनों में और दुनिया के जहनों में भी ये सवाल उस वक्त था कि ये जो एक दहशतगर्द मोस्ट वांटेड बंदा जो है, ये 2005 से 2011 तक एबटाबाद में पाकिस्तान की जो इतनी बड़ी वहां पर मिलिट्री एकेडमी है, उससे 3-4 मील के फासले पर कैसे छुपा रहा और किसी को पता ही नहीं चला, और अमेरिकन ऑपरेशन करके यहां से इसको मार के ले गया, इसकी बॉडी को। तो अब कमीशन की बताया जा रहा है कि 1.5 साल से ज़्यादा हो गया ऑलमोस्ट, अब उसकी रिपोर्ट जो है ना वो फाइनलाइज हुई है, लेकिन जो उसके चंक्स मीडिया रिलीज कर रहा है और बाहर आ रहे हैं, उसमें ज्यादा फोकस इस बात पर नजर आता है कि उसको पकड़ा कैसे गया, कि जी वो डॉक्टर शकील अफरीदी था, उधर डॉक्टर आमना थी, और वो फौज के एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं शौकत कादर साहब, वो बयान फरमा रहे थे अगले दिनों टेलीविजन पर कि वो जी वॉइस मैचिंग की गई और अल-कवेटी को पकड़। सवाल यह है कि वो तो पकड़ा गया, जैसे भी पकड़ा गया वो अच्छी बात हुई, पकड़ा गया और चला गया यहां से, उसको यहां पर सपोर्ट किसने किया? वो जो घर जो था वो कैसे 5 साल तक पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी नजरों से छुपा रहा, और वो कैसे वो ये सारे का सारा बोरा से जब उसको अमेरिकन फौजियों ने खुद भगाया था, तो तब किसने किसको, ओ भाई उसामा बिन लादेन तो एक मुजरिम था, उसको तख्लीक करने वाले मुजरिम को कौन सजा देगा भाई? जिस ये बच्चों के स्कूलों पे आके हमले करते रहे और यहाँ पे क्या क्या जुल्म इनके हाथों करवाया, उन क्रिमिनल्स को कोई पकड़ेगा? या हम इन्हीं पे वावेला करते, वो आया मर गया, बात खत्म हुई, जान छूटी। यहाँ पे रेमंड डेविस को कौन लेके आया था? पाकिस्तान हुकूमत लेके आई थी। या आज जो हजारों कंट्रैक्टर जो सही कह रहे हैं, जो ये नहीं मालूम करना चाहिए कि उसामा बिन लादेन का भाई हमें पता है उसामा बिन लादेन की जन्मभूमि अमेरिका, पेंटागन और CIA है, हमारे लिए कोई इशू नहीं है। अब आप उसकी अगर नेशनैलिटी बदल देना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, मगर उसका जन्म, इस सारी दहशतगर्दी का जन्म वहां से हुआ था। मोहम्मद मुर्सी साहब की खबर आप ये नहीं जानना चाहते कि सपोर्ट कौन कर रहा था? कौन सपोर्ट? नहीं ये नहीं जानना चाहते। देखिए वो कह रहे हैं अमेरिका ही सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका ने कंपाउंड बना के दिया था। अमेरिका ने ISI के साथ मिलकर ऑपरेशन यहाँ किया था ना, तो इनके आपस में रिश्ते हैं। अच्छा। ये अगर इधर रहा है तो दोनों की मर्जी से रहा है। अच्छा, इसमें अमेरिका बहादुर को आप बाहर न निकालें। आज अगर अमेरिका बहादुर तालिबान से बात करके यहां से दम दबा के भाग रहा है तो क्या उसको क्या कहें? वो ठीक है, हम अपनों को जो है वो उनको हम रख लें इल्जामात की नोक पर, और जो असर क्रिमिनल जो हमसे करवाते रहे वो साफ पाक होंगे और हम ये होंगे। ये ना करें, बिल्कुल ठीक है। बस मेरा सिर्फ मैंने ये ना करें। और आज भी मैं समझता हूँ इंटेलिजेंस एजेंसियां इंटरनेशनल अमेरिका की ये सारी के पीछे, क्योंकि इनके मफादात इससे वाबस्ता है, और हमें ये कहते हैं कि तुम हमला कर दो, खुद उनको ये पैसे दे रहे होते हैं। ये इशू ना करें। हमें पता है दारुल मदार इनको पैसे कौन देता है, कहां से आते हैं, नॉर्वेजियन चर्च किस किस को फंड करता है, आपकी CIA के पैसे किन किन आउटफिट्स तक जाते हैं, नहीं जाते? सब पता है, खुल के बात करें, सब पता है कैसा। अगली खबर पर चलते हैं। कैसा खबर की दवाई
मैं मेरी जो बुनियादी खबर थी, आज जो पीपल्स पार्टी और जो जलसे हुए, 2 रैलीज हुई, अब उसमें रैली में बड़ा अच्छा माशाल्लाह एक शोला बयानी तो हमें नजर आई, क्योंकि पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। मगर बात ये कि कसूर की पीपल्स पार्टी क्या करी थी। मुझे रात को बड़े फोन आए वहां से, और पीपल्स पार्टी के जो डाई हार्ड पुराने वर्कर्स हैं उन्होंने कहा उनका जी 7,500 कुर्सियां थी, इसमें से 4,000 सिर्फ भरी गई, और लोग भी बड़े नॉन शैलेंट यानी इनडिफरेंट बैठे हुए थे। तो अभी उनका वहाँ का एक वजीर भी है PMLQ का, तो ये क्यों इस तरीके से हमें नजर नहीं आ रहा कि वो जो एक एंथुजियाज्म के साथ पीपल्स पार्टी का एक ज्याला आता था और जो उसका एक रिस्पॉन्स वैसा नहीं था, वो क्या है। तो अगर हमारे नुमाइंदे साथ हों तो हम असलम हमारे साथ है जी। असलम बताएगा कि कल का जो रिस्पांस था, कल से अभी बात कर रहे हैं कि पहले वक्तों में जब पीपल्स पार्टी का एक जाला आता था, कोई लीडर आता था तो कोई एक पॉजिटिव ज्यादा रिस्पांस मिलता था। कल इसकी क्या वजह थी कि वैसा रिस्पांस नहीं मिल सका? कसूर में पीपल्स पार्टी में शदीद इख्तलाफात हैं। अच्छा। जलसे को कामयाब करवाने के लिए एक रोज कबल सारी रात मंजूर भट्टू अरकान असेंबली घरों में जा के लोगों को मनाते रहे, उनको ये कायल करते रहे जलसागाह में आए, मगर वो वहां पर देखा गया कि नूरपुर डोगरा में उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद दूसरी अरकान असेंबली ने बाइकाट किया, तो उसको दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कसूर के एक मुकामी होटल में करनी पड़ी, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने तकरीबन 4,000 सीट उतारे। काजी साहब 4,000 कुर्सियां बड़ी मुश्किल से भरी उन्होंने, और वो आपस में जो है जब वजीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलानात किए कि 1 करोड़ रुपए के फंड जारी किए जाएंगे, तो लोगों ने हम कहते सुना कि अभी 2 माह तो सारे असेंबली को खत्म होने में रह गए, ये 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया कहाँ से लगाएंगे हल्कों में। ये तो इख्तलाफात होते रहे वहां पर ये, और मैंने देखा कि वहां पर ये नाग जो वहाँ काफ लीग के जो बताओ वफाकी वजीर है वो भी शामिल नहीं हुए, काफ लीग के जो दूसरे फिर के प्यादी जमात कोई बंदा शामिल नहीं हुआ। 4,000 4,500 बंदा बड़ी मुश्किल से शामिल हुआ, देंगा मस्ती होती रही है, कोई इतना जोश वलवला जो जालम होता है वो नहीं था वहाँ पर। साजिया ठीक है, बहुत शुक्रिया असलम खान आपका। अब लोग भी समझदार होना शुरू हो गए। बात यह है कि अब आ गया वोटों का वक्त, तो आप लौट आए बिल्कुल। इससे पहले क्या था, इससे पहले तर्ज हुक्मरानी क्या था, दोस्त फलां जगह फलां दोस्त मेरा बड़ी मदद की उसने, कभी जेल में कभी कहीं, उसको ले आओ भाई। बात यह है वोट तो अवाम ने देने हैं, ठीक है, यारियां दोस्तियां तो अब आपने निभा ली, अब आ गया है इलेक्शन सर पे, तो अब आप क्या। और दूसरी बात जो मेरे इसके साथ जुड़ी हुई खबर है वो बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि जो हमारे किबला बहुत एक ज़हीन फतीन लीडर है माशाल्लाह चौधरी शुजात हुसैन साहब, तो उन्होंने कहा था भाई ये इलेक्शन इलेक्टेबल्स का होना है। बात तो ठीक है, इलेक्टेबल्स का होगा क्योंकि कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, कोई सुनामी अभी नज़र नहीं आ रही, थोड़ी सी हल्की सी शायद झलक नज़र आती है इमरान खान साहब की जो रैलीज हैं, मगर आम जो है क्योंकि पब्लिक इशूज़ जो हैं वो एक इलेक्ट्रल इशूज़ हैं ही नहीं। तो हमने देखा कि कल किसी एक क्या कहें किसी नाहंजार ने पहले खाने खुलने का इंडिया दे दिया जब अभी रैली खत्म नहीं हुई थी, तो जो दादू में PMLQ की रैली थी वो पहले खाना खाने चले गए और वो लीडर बोलते रहे। तो वो असल में मुझे लगता है कि लीडरों को उन्होंने इसमें एक जो है सबक दिया है, चौधरी शुजात हुसैन साहब को और दीगर लोगों को भी, कि जब वो पुष्ट करके रोटी की तरफ गए थे तो उन्होंने कहा ये हमारा मसला है, हमें भूख लगी है, हमारे मसाइल है, आप कौन सी कहानी सुना रहे हैं, कालाबाग डैम होगा, कालाबाग डैम ये बना ही नहीं सकते। पहली बात तो यह है कि मैं कालाबाग डैम के हवाले से कह दूं, कुछ सिंध से सब दोस्तों का एतराज़ भी आया था। मैं ये समझता हूं कि हर नेशनैलिटी का राइट है कि उसकी ज़मीन पे कुछ जो बनना है या नहीं बनना, ये अलग बात कि मेरी उसमें क्या राय है या किसी की, उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट इनएलियनेबल है, ये अपनी जगह। मगर बात ये आप बना ही नहीं सकते, ना आप में पोलिटिकल विल है, ना आपके पास पैसे हैं, ना आपके पास कंसेंसस है, ना ही आप इतनी प्रोग्रेसिव क्लास है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं कल TV पे देख रहा था कि लीडरों की तरफ पुष्ट करके चावलों की तरफ उनका मुंह था, तो ये एक सबक है सीखने के लिए कि उनके इशूज़ और मसाइल हल करें जो आप एड्रेस नहीं कर पा रहे, और ये ना लोगों को बताएं कि डैम बनाओ, ये कहानियां अब ज्यादा देर नहीं चल सकती, क्योंकि आदमी को दिन में कम से कम 2 दफा भूख लगती है, उसके मसाइल हैं, सर्दी में लोग थोड़ा मुझे इजाजत है अगर आप देखिए ये जो पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है ना, इसकी बड़ी 2 वजूहात हैं। सबसे पहली तो एक बड़ी वजह यह है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो दे दी गई है मियां मंजूर भट्टू को, जो आपने नुमाइंदे से भी सुना कि वो सारी रात जाके मनाते भी रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक और जगह करनी पड़ी। ये एक रिएक्शन है लोगों का। एक तो ये बात सही है कि एक तो ये बात भी सही है कि लोगों के मसाइल भी हल नहीं हुए, उसकी वजह से भी नाराजगी थी, लेकिन दूसरी जो बड़ी वजह है वो मियां मंजूर भट्टू का बतौर पंजाब पीपल्स पार्टी के सदारत का ओहदा जो उनको दिया गया उससे लोगों का रिएक्शन है। मंजूर भट्टू का पीपल्स पार्टी से क्या ताल्लुक। और दूसरी बात यह है कि अब आ जाते हैं हम लीडरशिप पर, बड़ा इन्होंने सही बात की।
अब अभी वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं ये कहते हैं अपने आप को जियाला हैं, लेकिन इन्होंने किया क्या है? इतने बड़े बड़े स्कैंडल जो आ रहे हैं, अपना इनका जो सन इन लॉ है उसको इन्होंने वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे भेज दिया, एक जूनियर आदमी को। पूरे अखबारात में ये स्कैंडल है। जब आप अभी 2 महीने रह गए इक़्तिदार में और आप बजाय इसके कि आप अवामी मसाइल को, सबसे पहले तो अगर राजा साहब जाले थे तो पीपल्स पार्टी के अंदर ये बात उस वक्त करते, पंजाब से उनका ताल्लुक है कि ये मंजूर भट्टू को सदर कैसे बना रहे हैं भैया आप, ये पीपल्स पार्टी का इससे क्या ताल्लुक है? वो नहीं किया, कंप्रोमाइज कर लिया, अपने जो मफादात हैं उनके लिए हर चीज कंप्रोमाइज कर ली। तो लोग पागल हैं? कौन सा क्रिस्मेटिक काम किया उन्होंने जिसकी वजह से आपके जो पंजाब के साथ, ये तो आपके को चेयरमैन लगा रहे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो नहीं अपॉइंट किया इनको। नहीं, को चेयरमैन का ही कसूर है ये। उनसे तो पूछने जाके कि ये किन कौन पूछेगा? मैं और आप पूछेंगे? पार्टी पूछेगी ना। पूछ लिया ना पार्टी ने, कल कसूर के लोगों ने पूछ लिया उनसे कि ये लो भैया, लोग अपने किसी ने आके अभी तक कहने का मतलब है कि रिस्पांस से बताया, वो लोग तो रिस्पांस दे रहे हैं बेचारे। असल तो ये जो लोग बैठे हैं, जो बात करते हैं, जो एमपीएस हैं, जो ओहदेदार हैं, जो वजीर आजम है, जब वो को चेयरमैन के पास बैठते हैं तो क्यों नहीं बात जबान, क्यों गुंगे बन जाते हैं? समी साहब, आपने पंजाब में जो नेशनल असेंबली की सीट आ रही वो इसलिए कि वो नाराज थे आपकी मेन लीडरशिप से, जाहिद राणा ज़ाद इकबाल वो उधर चले गए। 9 आपके एमपीए पहले जा चुके हैं, आज की खबर है। अब ये स्ट्रेटजी में 20 एमपीए जाने वाले हैं, आपके पास इत्तला जरा कम है। 20 एमपीए जाने वाले हैं, जो जा चुके हैं, जब वो चले जाएंगे हम रिपोर्ट। और ये मियां मंजूर भट्टू के खिलाफ रिएक्शन है, मैं बताऊं आपको, इसलिए कि उनका पीपल्स पार्टी से क्या ताल्लुक, उनका क्या ताल्लुक पीपल्स पार्टी है कि जो आपकी मोस्टली लीडरशिप है, अगर पीपल्स पार्टी का जन्म और तारीख देखी जाए तो उससे पीपल्स पार्टी का क्या ताल्लुक? आज जो पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम और मंशूर है उसका पीपल्स पार्टी से क्या ताल्लुक? आज जो लोग ऊपर बिठा दिए गए हैं उन कुर्बानियों से उनका क्या ताल्लुक जो इस पीपल्स पार्टी के आम आदमी ने भी दी है? यही मैं अर्ज कर रहा हूं। चलिए, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और खबरें डिस्कस करेंगे आपके साथ। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। समी साहब, एक अहम स्टोरी थी जो मैंने भी पहले डिस्कस की थी बुरेवाला में, जो अगर हमारे नुमाइंदे हैं लाइन पर तो उनसे अलाउद्दीन हमारे साथ है लाइन पे। जी अलाउद्दीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। जी अलाउद्दीन, बताएगा कि जो 24-25 घर वहां पर मिसमार किए गए हैं, वजह क्या है? इन लोगों को बताया भी नहीं गया, किसी ने इनकी दादरसी नहीं की। मैडम, इसका ये हुआ कि आज से 3 दिन पहले यहाँ टीएमएम बुरेवाला की तरफ से एक ऑपरेशन किया गया। ये लोग पाकिस्तान बनने के फौरन बाद 1950 में वहां पे इन्होंने अपनी रहायश इख्तियार की थी और उनका कहना है कि हमने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जो अपने बच्चों का पेट काट के अपने घर बनाए थे पुख्ता, उन पर लाखों रुपए हमने खर्च किए थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से हमें वार्निंग दिए बगैर उनको आगे बुलडोजर के जरिए और क्रेनों के जरिए उनको गिरा दिया गया और हमारे सामान वगैरह भी उनमें उनके नीचे ही दबा दिए गए। अब वो लोग जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं यतीम, उनमें 2 बेवा भी शामिल हैं। अच्छा अलाउद्दीन, ये बताइए कि ये आमतौर पर इस तरह होता है, ये कोई कब्जा है सरकार के नाम पे हुआ है, क्या हुआ है, इसके पीछे कौन है, इसके पीछे कौन मुहर्रिक है इसका? ये पहले 1950 में ये लोग आबाद हुए और ये जो पटवारी की मुबैना गफलत की वजह से 1979 में इसको स्कूल के नाम ट्रांसफर कर दिया गया, इस अराजी को। ठीक है, अच्छा। उसके ये लोग तब से आबाद है 1950 से। ठीक है, बहुत अच्छा, मैं इसमें सिर्फ इतनी कमेंट करना चाहता हूँ, ये शहबाज शरीफ साहब या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, इलेक्शन करीब आ रहा है, आप लोगों को बेघर कर रहे हैं और जिसने बेघर किया उसने, अच्छा अब ये कब इन पे मेरिट पे आएंगे? सरकारी जमीन बाकी जो मर्जी कब्जे दुनिया करते रहे यहाँ पे और गरीब आदमी ने कोई मकान बना लिया तो उसको या तो रेगुलराइज कर दें, और फिर जब आप यहाँ बैठ के ब्यूरोक्रेट कह गई है पंजाब की कि जी हम इन लोगों को घर देंगे, और जब भी कब आएगी स्कीम इन लोगों को? हम अभी तो स्कीमें लगते हैं इनको बेघर करने की आ रही है। सभी सब एक और मैंने जो स्टोरी, एक उकाड़ा से स्टोरी थी कि वहाँ पर जो चोरियाँ और डकैतियाँ इस तरह से हो गई हैं कि अब जो लोग जिनके जिम्मे काम है मुजरमों को पकड़ना, उनको सजा देना, उनके घर भी गैर महफूज हैं। वहाँ पर उकाड़ा में एक जजेस कॉलोनी है, वहाँ पर 2 सिविल जजेस हैं, उनके घर दिन दहाड़े डकैतियाँ हुई हैं और वो लूट ली गई हैं। और ये बिल्कुल वो जो सारी जो पुलिस कॉलोनी और सारा उसके ये नज़दीक मामला है। तो जिस मुल्क में, जिस शहर में काजी साहब ये लोग जिनके जिम्मे काम है मुजरमों को पकड़ना और उनको सजा देना, अगर उनके घर महफूज नहीं है तो एक आम आदमी जैसे अभी आपने, या तो वो बेघर हो रहा है बेचारा, या रोटी के लिए सड़क पे धक्के खा रहा है और कोई उसका पुरसान हाल नहीं है। सही। तो ये
ये मैं जल्दी में आपको, एक तो मैं CNG की करना चाह रहा था क्योंकि ये इसमें जो ये सेमिनार हुआ है या एक मीटिंग हुई है वहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये एक ही मेटल का पीस चाहिए इसका सिलेंडर बनाने के लिए। फिर उसमें जो है वो 500 उसका ख़ास एक इस्तेलाह है कि जितना वो प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है। तो आम तौर पे ये जो हादसे हो रहे हैं इसकी वजह ये है कि एक तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में वो चीज़ें नहीं देखी जाती, इंश्योर की जाती, और दूसरा ये कि ये जो जब ये स्विच करते हैं फ्रॉम वन फ्यूल टू अनदर करते हैं जिसकी वजह से आग लगती है, और इससे 2000 लोग जहां भाग हो चुके हैं 2011 में, और ये खदशा है कि 2012 के फिगर जब आएंगे अब एंड तो आ गया, तो ये शायद उससे भी कई गुना ज्यादा हो जाए। तो ये पब्लिक सेफ्टी के यही मामलात हैं जो समी साहब कोई नहीं देख रहा। अच्छा शाजिया, मैं जो खबर जिसका जिक्र करना चाहता हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का कॉल भी की थी उन्होंने। बरतानिया में यह है कि जो यूके की सुप्रीम कोर्ट है और एग्जेक्टिव के दरमियान का साहब एक मामला खड़ा हो गया, जैसे बिल्कुल हमारे यहाँ है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और सुप्रीम कोर्ट का। वहां पर जो अभी तक ये सूरत हाल है कि जो चीफ एग्जेक्टिव है सुप्रीम कोर्ट का वो जवाबदेह है उनके सेक्रेटरी को, यानी एग्जेक्टिव को। जो चीफ जज है उसके अंडर वो नहीं आता। तो जो अभी जो वहां पर जो रिटायर्ड हुए हैं लॉर्ड फिलिप्स जो चीफ जज हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो एक रेजोल्यूशन दे रहे हैं जिसपे कल वोट हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होगा कि जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि क्या ये जो अब चीफ एग्जेक्टिव है सुप्रीम कोर्ट का वो चीफ जज को आंसरेबल हो या हुकूमत को आंसरेबल हो। इस पे हमारे लॉर्ड नज़ीर अहमद ने भी एक, क्योंकि वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन है, जिसमें उन्होंने बड़ी इसकी मुखालफत की है इस तजवीज़ की। उनका ये कहना है कि नहीं, जो एग्जेक्टिव है उसकी जिम्मेदारी जो होनी चाहिए ये कि वो आंसरेबल हो हुकूमत को, क्योंकि जब सरकार पैसे देती है तो उसका ऑडिट भी सरकार ने करना है, लेकिन इसका कानूनी मामला से ताल्लुक नहीं है, अदालती मामला से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ भी ये, मैंने खबर ये इसलिए चुनी कि हमारे यहाँ भी ये बहस चल रही है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश होना है नहीं होना है, लेकिन कुछ लोग इसको करार दे रहे हैं कि जैसे ये कोई ऐसा वाकया है पाकिस्तान शायद इससे को हट जाएगा, टूट जाएगा। ऐसी बात नहीं है। दूसरे जो मामला मुल्क हैं वहां पर भी मामला चल रहे हैं और ये सॉर्ट आउट हो जाते हैं। मुझे पता है टाइम आपका। एक और अहम स्टोरी हमें एमक्यूएम और सुप्रीम कोर्ट वाली करनी है। हाँ, एमक्यूएम और सुप्रीम दरमियान बढ़ती हुई माजार आई है। हम बात ये कर रहे थे कि इलेक्शन के आते नजदीक दिन और इस तरह की बढ़ती हुई माजार है, क्या इससे इलेक्शन इफेक्ट हो सकते हैं? इससे मेरा तो ख्याल है न सिर्फ इलेक्शन हो सकता है इफेक्ट, बल्कि एक जो बड़ा अहम मामला है कि एक तरफ तो आप जो बलूचिस्तान के नाराज बलोच लीडर हैं उनको कौमी धारे में लाने के लिए चीफ साहब भी सुप्रीम कोर्ट में उन्हें बुलाते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन दूसरी जानब एक बड़ी जो कराची की जो जमात है जो एमक्यूएम, उसको आप दीवार के साथ लगा रहे हैं। तो ये कैसे आप डायलॉग कर रहे हैं? अगर आपने डायलॉग करना है तो अक्रॉस दी बोर्ड सबके साथ करके आप चलें। एक कौम का तो आप कहते हैं कि जी उनके साथ आपने बड़ी ज्यादती कर दी और दूसरी तरफ आप वही ज्यादती खुद करने करते चले अदालत का नोटिस जारी हुआ है। भाई क्या नोटिस? तौहीन अदालत, भाई आप डीलिमिटेशंस करनी है तो फिर आप सारे मुल्क की करें। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा क्या था कि ये कहना एक जज साहब का अदालत में बैठकर कि इससे एक की इजारादारी जमात की नहीं होनी चाहिए, एक इजारादारी पर वर्ड था ना, उस पर तो कोई नोटिस नहीं लिया। क्या कुछ जो सियासी जमात है उसकी तौहीन का ख्याल नहीं है सुप्रीम कोर्ट को, लोगों के जज्बात का ख्याल नहीं है सुप्रीम कोर्ट। हम उनसे माफी मांग लेते हैं उनकी तौहीन की। कुछ तौहीन उन लोगों की भी हो रही है जो डेली बत्ता दे रहे हैं और ये सारे पावर में है। सुप्रीम कोर्ट के जो इश्यूज हैं वो ये हैं, हम फरोई बातों में चले जाते हैं। तुमने क्या कह दिया, इट्स मीनिंगलेस। बात ये है कि हर जो वहां पे शहरी है वहां पे बत्ता दे रहा है, उसे नहीं पता कि वो सुबह जाएगा तो अभी भत्ते का कौन करेगा, कौन करेगा। अभी तो ये बुलाया इसलिए कि आप ये अगर जिनके पास पॉलिटिकल पावर है वहां पे, ये उनकी जिम्मेदारी है वहां पे इंश्योर करें लॉ एंड ऑर्डर। ये उनकी जिम्मेदारी है कि आम आदमी की शहर और माल और जान की हिफाजत करें, जो वो नहीं कर पा रहे और सारे पावर में बैठे लॉ एंड ऑर्डर पर हमेशा से पावर में बैठे हूं। कब से ये अभी तो इसलिए बुलाया, अभी तो बुलाया कि क्यों ना आपके खिलाफ तो अदालत की कार्रवाई हमारे खिलाफ बात की। बात ये है कि बात ये कि आप डिलीवर तो कर नहीं रहे। अगर कोई आदमी आपसे आके ये पूछता है कि ये पर्सनल आर्मीज किसकी हैं, तो आप कहते हैं हम हमारे हक पे। ये नहीं बात ये कि दोनों अतराफ में देखना चाहिए हाँ। और अवाम की निजात की सूरत करें जो कराची के अवाम को जरगमाल बना रखे हैं। ठीक है, अब आखिरी बस वो मारिया तौहीद का जरूर जिक्र करना चाहता हूँ। हाफिजाबाद में वो लड़की है, बी काम की स्टूडेंट है, उसके पास पैसे नहीं थे तो काजी साहब उसने वहाँ पर आके एक चाय का स्टॉल लगा लिया है। अपने भाइयों के साथ वो काम करती है, चाय बेचती है, दूध लेके आती है और फिर अपनी तालीम के अखराजात पूरा करती है।
तो ये मैंने खबर इसलिए चुनी कि एक तो शायद हमारे अरबाब इख्तियार को भी कुछ ख्याल आए, उसको उनकी कुछ मदद करें, दूसरा उसका हौसला देखें। हाँ। यही अज़्म, यही हौसला अगर हर नौजवान में आए तो हम अपनी जिंदगी खुद बना सकते हैं। उस बच्ची ने ठीक कहा कि रियासत ने तो कुछ करना नहीं, खुद ही चाय का खोखा लगा लेते हैं। अगर ये हाल है इस कौम के बच्चों का तो फिर अल्लाह ही हमारा हाफिज़ है। नहीं, अगर उसने एक बहादुरी से काम लिया है तो उसको हम जिनका काम है वो तो करना। उसने तालीम 10 साल, ये बात अच्छी है कि उसने दूसरों के सामने मेरी ये रियासत अपना फर्ज पूरा नहीं कर रही तो हम ये कहें कि जब स्कूल अब आप जो है ना चाय के खोखे लगा लें, तो ये हाल नहीं है इस कौम के बच्चों की तालीम चाय के खोखों से नहीं आएगी। अगर एक बच्चा अपनी मदद करने के लिए निकला है तो हम उसको सलाम करते हैं। चले ठीक है, मुझे क्लोजिंग करने दें। क्या रियासत और क्या समाज के चक्कर में पड़ गए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए खबर@duniatv.tv पर। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।